Now the next question is international law a law? क्या इंटरनेशनल लॉ वाकई लॉ है? क्या हम इसको लॉ कह सकते हैं? तो इसको लॉ कहने के लिए इफ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लॉ, कि कानून क्या है, लॉ कहते किसे हैं, तो इसमें ऑस्टिन के मुताबिक a law is a rule of conduct imposed and enforced by a sovereign in the form of a command which obliges the subject to a course of conduct. ऑस्टिन के मुताबिक law is the rule of the sovereign. It is the command of sovereign. ये जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है स्टेट में, उसकी कमांड है, उसका हुक्म है। वो जब हुक्म देता है जिसकी वजह से उसके जो रिआया हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो पीपल हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं, फिर वो उसी के मुताबिक उसको फॉलो करते हैं। उनका बिहेवियर उसी लॉ के तहत चलता है, उसी असूल के तहत चलता है। तो ये जो असूल है, ये जो रूल ऑफ कंडक्ट है, ये जो सेट ऑफ बिहेवियर है, which was enforced by the sovereign and which the people willingly obey is called the law. Now there are two diverse views about the international law. One school name is called positive school and a second school name is historical school. ये जो दो schools of thoughts हैं, उनका international law के बारे में मुख्तलिफ opinion है, मुख्तलिफ views हैं। देखते हैं कि इनका इनफिरादी व्यू इंटरनेशनल लॉ के बारे में क्या है। द फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव स्कूल। It is supported by John Austin and Holland. So they are the main supporter of this school of thought, Holland and Austin. According to Austin, international law is not a law, but rules of morality governing international relations between states. तो ऑस्टिन ने तो साफ साफ कह दिया कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है, इट्स नॉट अ लॉ। ये तो एक मोरालिटी के रूल्स हैं, ये तो कुछ ज़ाब्ते अखलाक हैं, कुछ ऐसे असूल हैं जिनको स्टेट्स वैसे ही अखलाकी तौर पे तस्लीम करते हैं और फॉलो करते हैं। वैसे ये लॉ नहीं है, ये तो सिर्फ कुछ ज़ाब्ते अखलाक के कायदे हैं, कुछ वैसे ही असूल हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, it's not a law, it's only the moral principles. And the international countries, in the international relations, the states obey these laws or these principles only because they are moral, they are rules of morality and not law. Then, international law, according to them, is not made by any formal legislature. वो मज़ीद कुछ सपोर्ट देते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्यों नहीं है, आखिर क्यों हम इसको कानून के दायरे में नहीं ला सकते। तो उनके मुताबिक ये किसी फॉर्मल लेजिस्लेचर, किसी मुकन्निना से पास नहीं किया गया, क्योंकि अक्सर जो लॉ के सोर्सेज हैं उसमें जो लॉ है, एक फीचर ये भी है कुछ लॉज के लिए कि वो बाकायदा दे आर पास्ड बाय लेजिस्लेचर, वो एक मुकन्निना इदारे से पास हो जाते हैं। तो चूंकि इंटरनेशनल लॉ किसी भी मुकन्निना से पास नहीं है, सो हाउ दे कैन बी कॉल्ड अ लॉ, बिकॉज दे आर नॉट पास्ड बाय एनी लेजिस्लेचर, दे आर नॉट पास्ड बाय एनी पार्लियामेंट, दे आर नॉट पास्ड बाय एनी कांग्रेस, एंड सिमिलरली it is poorly developed and the process of its making is highly decentralized. कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है, इसकी जो डेवलपमेंट है काफ़ी वीक है, काफ़ी पुअर है। ये तो सिर्फ एक जगह से नहीं बन रही, बल्कि इसके बनने की काफ़ी सोर्सेज हैं, ये काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड है। ये ख़ास अथॉरिटी से, एक ख़ास ऑर्गन से, एक ख़ास सोर्स से नहीं निकल रहा, बल्कि ये काफ़ी मुख्तलिफ, काफ़ी डाइवर्स सोर्सेज से निकल रहा है। तो काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड है और पोरली डेवलप्ड है। इसके जो इर्तिका है वो भी काफ़ी पुअर है, काफ़ी वीक है। सो दैट इज़ sometime it is made through treaties, sometime it is made through international organizations, the resolutions of international organizations, and sometime it is made through customs and so on, etc. And thus may not be appealing to other states with diverse socio-cultural
and economic institutions. क्योंकि ये जो लॉ है ये वैसे ही बन रहा है, इसके जो सोर्सेज हैं वो इतने ऑथेंटिक भी नहीं है, इसके डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंट्रोडक्शन है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्रिएशन है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ओरिजिनेशन है, एंड बिकॉज ऑफ इट it is not to be called a law because it is made through treaties. Sometime ये मुआहदों के जरिए बन जाता है, एग्रीमेंट के जरिए बन जाता है, sometime it is made through customs, sometime it is made through judicial decisions and so on. So its process of making is very decentralized. एक खास centralized तरीके से इसको नहीं बनाया गया. इसी के साथ उनके मुताबिक it lacks a formal agency to execute it, which means there is no police force to enforce international law. क्योंकि लॉ की एक खसूसियत ये भी है कि उसको नाफिज करने के लिए आपके पास एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एक पुलिस फोर्स होती है जो कि उस लॉ को इन्फोर्स करती है, और अगर कोई उस लॉ को नहीं मानता तो फिर उसको बाकायदा अरेस्ट किया जाता है, उसको हिरासत में लिया जाता है. लेकिन इंटरनेशनल लॉ तो एक ऐसा रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स हैं कि विच डज नॉट हैव एनी एग्जीक्यूटिव एजेंसी टू enforce it. It is without any police. Another reason that they put for international law not to be called a law is that there is no sovereign that executes the law through his authority. The reason here is that the parties are sovereign states. उनके मुताबिक यहाँ पे कोई सॉवरन भी नहीं है. अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है तो जो एग्जीक्यूटिव का हेड है जो कि सॉवरन है, which is the head of different organs, so here it is lacking. So in international law there is no sovereign, but a law is enforced by sovereign. जिस तरह ऑस्टिन ने कह दिया है कि law is the command of a sovereign which he enforces and the subjects obeys and follow those commands. But here, because in international law there is no sovereign, यहाँ पे कोई इक़्तिदार आला नहीं है, कोई बड़ी पावर नहीं है, कोई बड़ी अथॉरिटी नहीं है. So how this can be called an international law? Because this feature is lacking. And the rules of international law are vague and uncertain and with limited scope. Most of them are coming from treaties with less appeal for others. इंटरनेशनल लॉ के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो काफ़ी वेग हैं, अनक्लियर हैं, समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो ख़ास सर्कमस्टांसिस में बने हैं. वो बाकी स्टेट्स के लिए इतनी अपीलिंग भी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर ये कहाँ से आ रहे हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम ट्रीटीज, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स हैं बिटवीन स्टेट्स. And because those agreements were appealing to only those states, they made the treaties according to their interest and according to their circumstances and the condition that was prevailing at that time. So how can those agreements which were between those states are appealing to other states which are different, which have different times, which have different conditions, which have different culture and different requirements? So how the treaty of other countries or European countries can be enforced on Asian countries or African countries? Because the time differs, the situation differs, the demand differs, and as a result, according to them, these rules are not clear. They are very vague and they are very ambiguous. And similarly, according to them, international law has limited jurisdiction. What do we mean by jurisdiction? जिसका मतलब है दायरे इख्तियार, दायरे कार, कि वो कहाँ कहाँ तक उसकी जो एप्लीकेशंस है वो पहुँच रही है, कौन कौन से एरियाज उसके डोमेन में आ रहे हैं, उसके अंडर इन्फ्लुएंस आ रहे हैं. तो उनके मुताबिक, ऑस्टिन एंड हॉलैंड के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ हैज़ अ लिमिटेड jurisdiction. The international disputes are referred to national courts and International Court of Justice. However, ICJ has an advisory jurisdiction. Moreover, ICJ can take a case only if both parties agree for the case to be put before ICJ for resolving.
उनके मुताबिक आईसीजे की जो जुरिस्डिक्शन है वो काफ़ी लिमिटेड है, काफ़ी महदूद है। ये हर जगह पे अपने कानून को नाफिज नहीं कर सकती है, बल्कि शर्त ये है कि आईसीजे उस वक्त एक केस ले सकता है, उस वक्त एक केस को डिसाइड कर सकता है जब दोनों स्टेट्स, जब दोनों पार्टीज मुत्तफिक हो जाएं कि द केस हैज़ टू बी पुट बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड दे एक्सेप्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तब वो कोर्ट उस फैसले को, उस कानून को, उस मसले को ले सकती है और उसके ऊपर अपना फैसला दे सकती है। लेकिन रिमेंबर, इफ अ स्टेट्स does not want to put the case before ICJ, अगर एक रियासत इनकार कर दे और वो ना चाहे कि उसका केस ICJ की तरफ चला जाए, तो रिमेंबर ICJ will not discuss that case because the states are sovereign, they are above, and therefore they cannot be compelled to come before ICJ and hear the case. So according to them, how this can be a law? क्योंकि लॉ तो ये है कि जब वो जाता है टूवर्ड्स अ कोर्ट, देन ऑल द पार्टीज आर कंपेल्ड टू कम बिफोर द कोर्ट। जिस तरह नेशनल लॉ है कि अगर एक पार्टी भी चली जाए टू द कोर्ट और वो वहाँ पे अपने केस को ले जाए, सो द कोर्ट विल हैव द पावर टू कॉल बोथ द पार्टीज, टू आस्क बोथ द पार्टीज टू कम बिफोर द कोर्ट्स and explain their case. But here, the Court of Justice, the International Court, cannot ask the states to come before it. It only will take the case if both the parties agree. This means it is not a law. It is not. It is only a moral set of principles, and it has only moral obligations, and its violation does not invite एनी पनिशमेंट। ऑस्टिन के मुताबिक अगर लॉ को ना माना जाए तो इफ यू आर वायलेटिंग द लॉ, देन दिस मीन्स दैट देयर वुड बी पनिशमेंट incurred upon the person. But here in international law, if a state does not obey international law, if it goes against international law, if it violates international law, remember there is no punishment. So if there is no punishment, then how this can be called a law? Because the violation of a law invites punishment, which is lacking here. It is only moral obligation. सिर्फ अखलाकी ज़ाब्ता अखलाक है। अगर इसको माना गया, अगर इसको फॉलो किया गया तो सही है, ना फॉलो किया गया तो कोई बात नहीं, there is no punishment, and therefore this would not make it a law. So in the light of this discussion, Austin and his supporters are of the view that international law is not a law. Now let us understand the viewpoint of historical school and see what are their views about international law. This school of thought is supported by Oppenheim, Stark, Lawrence, and Hall like philosophers and writers. According to them, international law is a law in true sense because observance and not enforcement is essential element of law. तो उनके मुताबिक ये हकीकी तौर पे लॉ है, इसीलिए कि लॉ का मतलब ये नहीं है कि उसको हमेशा इन्फोर्स किया जाए। लॉ का मतलब है ऑब्जर्वेंस। अगर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर आप कुछ असूलों को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो, आप उसकी तामील कर रहे हो, सो दिस वुड बी कॉल्ड अ लॉ एंड नॉट दैट इट्स इन्फोर्समेंट इज़ अ लॉ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव एजेंसी मौजूद हो और वो उसको इन्फोर्स करे तब ही वो लॉ कहलाएगा, वरना लॉ नहीं कहलाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। लॉ का मतलब ऑब्जर्वेंस है। यू शुड ऑब्जर्व, यू शुड फील कि जो असूल हैं, जो कायदे हैं, वो वाकई सही हैं, वो अकॉर्डिंग टू जस्टिस है, and therefore you obey and you observe these rules, and therefore it would be coming under the law. Similarly, they say that it's a law though it is violated sometime, but even national law is violated by criminals. Violation does not mean that it is not a law. Remember कि उनके मुताबिक अगर
इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये इंटरनेशनल लॉ नहीं है। तो हिस्टोरिकल स्कूल के मुताबिक अगर इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये लॉ नहीं है, क्योंकि ऐसे तो नेशनल लॉज भी हैं, ऐसे बहुत से कौमी कानून हैं, कौमी लॉज हैं, पब्लिक लॉज हैं जिनको अगर आप वायलेट करें तो दिस डजंट मीन कि दिस इज़ नॉट अ लॉ, बिकॉज people violates law and after violating law they are given some punishment, and this means that because laws can be violated, so similarly international law is also violated, but violation does not mean that it is not a law, क्योंकि पॉजिटिव स्कूल के मुताबिक इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया जाता है, इसलिए वो लॉ नहीं है। लेकिन लॉज तो नेशनल लॉज भी हैं जिनको वायलेट किया जाता है, but still they are called laws. The question is that if an enforcing agency is not present, will the law cannot be called a law? For example, क्योंकि पॉजिटिव स्कूल के मुताबिक वहाँ पे कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, कोई सॉवरेन नहीं है जो कि इन्फोर्स करे उस कानून को, उस लॉ को इन्फोर्स करे। So because in international law there is no executive authority, there is no executive agency, therefore it is not a law. But the historical school put the question that if the executive agency is not present, so will you not call it a law? अगर executive present नहीं है, वो उस वक्त नज़र नहीं आ रहा, मौजूद नहीं है, तो क्या लॉ नहीं रहेगा? क्या आप फिर वायलेशन करेंगे? क्या वो फिर लॉ जो असूल हैं आप उसको फॉलो नहीं करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह एक गेम है जिसमें स्टूडेंट्स are playing football, and when they are playing football and they are playing the football before teacher, in the presence of teacher or in the presence of coach, so they are following all the rules because the teacher is the executive, the teacher is looking, the teacher is observing the football match, and therefore the students are following the rules and they are not doing any fouls, and they are playing the football according to the standards, according to the principles. लेकिन अगर फर्स्ट करें वो टीचर वहाँ से चला जाए and the students play football in the absence of teacher, तो how will they play? Will again the rules will not be followed? Yes, they will be followed. Still the executive is not present, but the students will be following the rules of football. They would not be doing fouls. They would be playing the football according to the set principles and the working guidelines for the football, which means that they obey those principles because they want to play the match in a just way. They want to play football in a right way. तो अब टीचर नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, लेकिन अभी भी वो रूल्स मौजूद है। तो इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर एग्जीक्यूटिव नहीं है लेकिन रूल्स तो मौजूद है, उसको फॉलो करना है, और अगर एग्जीक्यूटिव नहीं है, टीचर नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ नहीं कहलाएगा, अभी भी वो लॉ कहलाएगा। ओनली द टीचर इज नॉट प्रेजेंट, बट द स्टेट्स वुड ऑब्जर्व इट, द स्टेट्स वुड फॉलो इट because these rules are good for them. It's good for their international relations. It is good for their proper international peace and the world peace. Similarly, the state observe it because it serves their purpose and is necessary for proper conduct in the international affairs. तो जिस तरह बताया कि international relations में the states would observe international law, it would follow international rules, it would follow that guidelines because it is good for their proper conduct, it is good for their friendly relations, it is necessary for the international peace and solving their disputes. It is accepted by states as existing and binding for proper conduct in international affairs. Many states have embodied it either in their constitution as binding. जिसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं, उनके जो गाइडलाइंस हैं, वो इतने इम्पॉर्टेंट है और इतने अहम तस्वर किए जाते हैं कि जो मुख्तलिफ रियासतें हैं,
जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उन्होंने बाकायदा इंटरनेशनल लॉ के जो असूल्स हैं, जो उनकी गाइडलाइंस हैं, उनको बाकायदा अपनी कानून का हिस्सा बना दिया है और अपने ही कानून में उन्होंने वही गाइडलाइंस और ऐसे प्रिंसिपल्स मुरतब कर दिए हैं, उनको इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि वो जो असूल हैं वो काफ़ी बैनुल अक़वामी है, वो काफ़ी बेस्ड ऑन जस्टिस है, एंड देयरफॉर द स्टेट्स आर एक्सेप्टिंग दोस रूल्स इन देयर नेशनल लॉज एज वेल। जिसमें एग्जांपल इंडिया और यूएस की है कि उन्होंने अपनी बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनेशनल लॉ के कुछ जो असूल हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको इनकॉर्पोरेट किया है और ये बातें उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से ले ली हैं। इट इज़ आल्सो एक्सेप्टेड बाय आईसीजे एंड यूएन एज वेल। इवन इंटरनेशनल लॉ को आईसीजे, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहाँ से भी पज़िराई मिली है, वहाँ से भी इसको तस्लीम किया गया है, उन्होंने इसको बाकायदा एक्सेप्ट किया है। इसी तरह जो यूएन है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, almost most of the states of the world are members of UN. So if the UN has accepted it, which means the larger population of the world has accepted international law. Many of the states of the world, which are now more than 190, so they have accepted international law, and therefore it is then a law, because if it has so much acceptance throughout the world, then why it should not be called a law? Even UN Charter of 1945 authorized the UN Security Council to use force in order to maintain peace and security and compliance with rules of international law. International law इसलिए है कि जो इवन यूएन का चार्टर है, जो कि 1945 का है, उसने बाकायदा सिक्योरिटी काउंसिल को ऑथोराइज किया है, उसको पावर दी है कि उन्होंने दुनिया में अमन लाने के लिए और दुनिया में सिक्योरिटी लाने के लिए दे हैव टू इंश्योर दैट द स्टेट ओबेज इंटरनेशनल लॉ, दे फॉलो इंटरनेशनल लॉ, दे डिस्कस and they deals with one another in accordance with international law, so that no states violate international law, because violation of international law may bring tension, it may bring conflicts and may result in war. As a result, the UN Security Council is given this responsibility to ensure that the states are complying with the rules of international law. इसी तरह वो कहते हैं पॉजिटिव स्कूल वाले कि इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स नहीं किया जाता, वहाँ पे कोई कोर्ट नहीं है, बट देयर इज़ अ कोर्ट, देयर इज़ एन इन्फोर्सिंग एजेंसी, वी हैव ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड देन देयर इज़ UN, यूनाइटेड नेशंस, दे आस्क फॉर ब्लॉकेट्स, they enforce international law, and therefore if any country violates international law, if a country is very belligerent, if a country is very unacceptable and the behavior is very unacceptable and it is violating all the norms of international law, और वो इंटरनेशनल लॉ के कोई भी कवानीन पे अमल नहीं कर रहा और दुनिया के लिए ख़तरा बन चुका है, तो अब उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। The UN can ask फॉर ब्लॉकेट्स, वो वहाँ का ब्लॉकेट कर सकता है, वहाँ की तिजारत रोक सकता है, वहाँ तक कोई भी आमदोरफ्त और कोई भी तिजारती सरगर्मियों को रोक सकता है। इट कैन आस्क फॉर डिप्लोमेटिक सैंक्शंस, वो वहाँ पे सफारती पाबंदियाँ लगा सकता है, वहाँ के सफारत खाने क्लोज कर सकता है और इसी तरह उनके सफ़ीरों को अपने मुल्क से बाहर निकाल सकता है। तो अगर एक कंट्री के सफारती ताल्लुकात बाकी दुनिया के साथ ख़त्म हो जाते हैं तो उस कंट्री का अपना वजूद, अपना एग्जिस्टेंस इस आजकल के ज़माने में रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज एवरी कंट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन सो मैनी कंट्रीज फॉर इट्स अफेयर्स, फॉर इट्स ट्रेड, फॉर इट्स रिलेशंस. So remember, these would be very severe punishments if they are enforced by the international community. और इसी तरह कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन है, जो अवाम की अदालत है, तो अवाम की अदालत भी देखती है, वो ऑब्जर्व करती है कि कोई स्टेट इंटरनेशनल लॉ को ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा. अगर एक स्टेट नहीं कर रहा, अगर वो वायलेशन कर रहा है, तो उसकी वजह से जो अवाम की अदालत है, सो देयर इज़ अ वेरी ग्रेट लेयर ऑफ रिसेंटमेंट,
अवाम में बेचैनी शुरू हो जाती है, वो अपनी राय देने लग जाती है, वो स्टेट्स के जो एक्शंस हैं उसको बाकायदा क्रिटिसाइज करती है, उस पर तनकीद करती है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है। और ये जो पब्लिक ओपिनियन है ये फिर काफ़ी चैनल्स में, थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स, थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया टॉक्स, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फेसबुक्स एंड थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स, ये पूरी दुनिया में अब फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, और जिसकी वजह से वो जो स्टेट है वो अंडर प्रेशर आ जाता है। एंड रिमेंबर, दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स, these kind of activities do work. So this means that in international law is enforced through some different means, but the means works and the states try to follow international law. So then what is the conclusion? Is it a law or is it not a law? Let's see what we can conclude in this. So in conclusion, we can say that international law is a law. It is still under the process of development. ये इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट इसने नहीं की, लेकिन स्टिल ये एक ऐसा लॉ है जो कि अंडर डेवलपमेंट है, ये अंडर प्रोग्रेस है, ये तरक्की कर रहा है, अभी भी पनप रहा है, अभी भी ये अपने फाइनल मकाम तक नहीं पहुंचा. It is learning, it is passing through different types of stages, but it is a law and it is becoming more exact with the passage of time as it is more codified. ये वक्त के साथ साथ मज़ीद एग्जैक्ट हो रहा है, मज़ीद क्लियर हो रहा है. वो कहते हैं क्लियर नहीं है, वो कहते हैं एम्बिगुअस है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ मज़ीद बेहतर हो रहा है. जहाँ पे खामियां हैं, जहाँ पे ये क्लियर नहीं है, तो जब सिचुएशंस आती हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम के ज़रिए वो लॉ मज़ीद बेहतर हो जाता है. उसमें ICJ के फैसले आ जाते हैं, उसमें UN के रेजोल्यूशन आ जाते हैं जो कि बाकायदा उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके ऊपर मज़ीद रोशनी डाल लेते हैं और इस तरह उसको काबिल फ़हम बना देते हैं. There are sanctions behind international law through which, though they are different, such as international media. तो इंटरनेशनल लॉ को भी इन्फोर्स करने के अपने तरीके हैं. कुछ सैंक्शंस हैं जिसके ज़रिए इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स किया जाता है. वो कौन से तरीके हैं? वो जैसे इंटरनेशनल मीडिया है, जिस तरह वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन है, इसी तरह ICJ है, इस तरह UN के रेजोल्यूशंस हैं. सो all these ways are a very effective sanctions on producing observance of international law. The aggrieved state whose right is violated, the state may go for different types of policy, for different types of measure. The states may go for diplomatic protest. वो सफारती एहतजाज कर सकता है, वो इकोनॉमिक सैंक्शंस प्रोड्यूस कर सकता है, वो बायकॉट कर सकता है उस स्टेट का. एंड अकॉर्डिंग टू क्लेफेंस, मोर इम्पॉर्टेंट इज फीलिंग इन आवर हार्ट एंड कॉन्शियस टू फॉलो इट. इंटरनेशनल लॉ के बारे में सबसे अहम बात यह है कि ये हमारे दिलों में है, ये हमारे ज़मीर में है, हम इसको फॉलो करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक अमन ज़िंदगी के लिए बेहतर है. The decision of ICJ is binding upon the states. ठीक है, जब ICJ के सामने कोई केस आता है तो दोनों स्टेट्स की मर्जी शामिल होनी चाहिए, लेकिन जब केस शुरू हो जाता है और दोनों स्टेट्स ICJ के जुरिस्डिक्शन को मान लेते हैं तो फिर ICJ का फैसला दोनों पे बाइंडिंग है, दोनों पे लाजमी है कि दोनों ICJ के फैसले को माने, चाहे फैसला हक में आए चाहे फैसला खिलाफ में आए. फिर दोनों स्टेट्स ने ICJ के फैसले को तस्लीम करना होगा. तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ बट इट इज़ अ वीकर लॉ. ये एक कमज़ोर कानून है क्योंकि इसमें कुछ खामियां मौजूद हैं, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स मौजूद हैं जिस तरह पॉजिटिव स्कूल ने उठाए हैं. क्योंकि आखिर ये खामियां क्यों हैं? क्योंकि ये अफराद के बीच में नहीं है, ये स्टेट्स के बीच में है, ये रियासतों के बीच में है, और रियासतें सॉवरन हैं, वो खुद पावरफुल हैं, खुद उनके पास इक़्तिदार आला मौजूद है. सो बिकॉज हियर द स्टेट्स आर सॉवरन, द स्टेट्स आर वेरी पावरफुल, दे आर सुप्रीम पावर देमसेल्व्स. इसीलिए यहाँ पे कुछ एहतियातें होती हैं. इसलिए हम इंटरनेशनल लॉ को एक वीक लॉ कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओपनहेम.
This was about international law and its justification that whether it's a law or not.